हेलो दोस्तों, राधे राधे। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू A3 कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 गणित के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1 के हल को। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया था द्विघात समीकरण। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कक्षा 10 गणित का, वहाँ पर आप सभी चैप्टर के हल को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के हल को। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। क्या होता है समांतर श्रेणी? कुछ बच्चों को ये नया कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, नई चीज़ें हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली के हल पर आते हैं। ठीक है, तो इसको अभी रेज करेंगे और जानेंगे क्या होता है समांतर श्रेणी, एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये कैसे काम करता है। उसके बाद प्रश्नावली के हल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी इसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या तो शॉर्ट फॉर्म में आप एपी भी कह सकते हो। ठीक है, अगर हम समांतर श्रेणी की बात करें तो अगर इसकी परिभाषा अगर कोई पूछता है क्या होता है समांतर श्रेणी, तो आप दो लाइन में कह सकते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत आने वाली दो संख्याओं का अंतर समान हो, देखिए, तो यही इसका परिभाषा है। अगर परिभाषा देखें तो परिभाषा से इसको समझते हैं समांतर श्रेणी को। तो कह रहा है कि संख्याओं की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमागत आने वाली दो संख्याओं का अंतर समान हो, क्रमागत आने वाली दो संख्याओं का अंतर समान हो, समांतर श्रेणी कहा जाता है, कहलाता है। इसे हम एपी भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझते हैं तो जैसे हमारे पास एक ऐसी नंबरों की श्रृंखला दी हुई है। अब आने वाले दो क्रमागत संख्याओं का अंतर देखते हैं। जैसे कि आने वाले 1 और 2, अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। फिर हम इस 2 और 3 को देखें तो जब 3 में से 2 को घटाएंगे तो भी 1 आएगा। फिर 4 और 3 को देखें तो इन जब 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी जो अंतर आ रहा है दो संख्याओं का, वो क्या आ रहा है? वो बराबर आ रहा है। दोनों संख्याओं को बार बार घटाने पर क्या आ रहा है? अंतर एक ही आ रहा है। तो इसी प्रकार की जो संख्याओं की श्रृंखला होगी उसे कहेंगे समांतर श्रेणी। बात क्लियर है अब? ठीक है, अब ये चीजें क्लियर हुई। अब इन्हीं में एक वर्ड है समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद। अब देखिए, समांतर श्रेणी के पद किसे कहते हैं? तो जो भी ये संख्याओं का श्रृंखला है, जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है, जितनी भी संख्याएं हैं उस श्रृंखला में, उसी की हर एक संख्या को एक पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसे कहा जाता है पहला पद, इसको कहेंगे पहला पद।
इसको कहेंगे दूसरा पद, ठीक, इसे कहेंगे तीसरा पद। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें? क्या कहेंगे, इसे पहला पद कहेंगे, इसे दूसरा पद, इसे तीसरा पद, इसे चौथा पद। ऐसे ही आगे आने वाली संख्याओं को तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे पद से जानते हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है पद। हर एक संख्या को हर एक पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब इसी पद को दर्शाने के लिए हम लोग कह सकते हैं इसको ए, जैसे यहाँ पर ए है तो ये A1, ठीक है, या तो डायरेक्ट आप A2 भी लिख सकते हो। ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। क्लियर? जैसे ये एक क्या हुआ, ये A1 A हुआ, 2 क्या हुआ, A2 हुआ, 3 क्या हुआ, A3 हुआ, A4 क्या हुआ, A4 हुआ। ठीक है, ऐसे ही जितनी भी संख्याएं आ रही हैं उन्हें ही पद कहा जाता है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ही इसको A, A2, A3, A4, A5, A6 इसी प्रकार इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसको एपी क्यों लिखा जाता है और समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं। ठीक है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए इस पे एक वर्ड और आता है सर्वांतर। सर्वांतर को भी समझते हैं, तो इससे इरेज करेंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं। बाकी हम इसको इरेज करके अब सर्वांतर के बारे में समझेंगे, फिर आगे वीडियो बढ़ाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सर्वांतर की। अब सर्वांतर क्या होता है उसे भी समझ लेते हैं। अगर हमारे पास जैसे एक श्रृंखला दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, ऐसे एक श्रृंखला दी हुई है, तो हम सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर क्या होता है, तो ऐसे समझिए। अगर इसको हम A1 कहें, इसको A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस प्रकार डिनोट करें, अगर हम इसको इस प्रकार डिनोट करें, अगर दर्शाते हैं, तो अगर हम इसको इस प्रकार दर्शाएं, A1 से 2 को, A2 से 4 को, A3 से 6 को, A4 से 8 को, A5 से 10 को, A6 को 12, ऐसे दर्शाएं, तो सर्वांतर की अगर बात करेंगे तो सर्वांतर कहते कैसे हैं, सर्वांतर कहते हैं डी, यानी डिफरेंस। डिफरेंस किसका, दूसरा पद से पहले पद का। ठीक है, यानी इन दोनों पद का डिफरेंस, फिर इन दोनों पद का डिफरेंस, फिर इसका डिफरेंस, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सर्वांतर कहा जाता है। यानी D इज इक्वल टू क्या होता है, या तो इंग्लिश में सर्वांतर के हिसाब से देखें तो सर्वांतर जो होता है वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक, ये होता है सर्वांतर। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? अगर इसको ऐसे डिनोट करें, अगर सर्वांतर को डी से करते हैं डिनोट, ठीक है, तो ये D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, इसे ही सर्वांतर कहा जाता है। अब चीजें क्लियर हो रही हैं? मतलब आने वाले जो क्रम से आने वाले जितने भी पद हैं उन दोनों का अंतर ही सर्वांतर कहा जाता है। ये चीजें क्लियर हुई आपको? सर्वांतर भी आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसी में देखिए एक चीज और आता है, जैसे यहाँ पर D हो गया A2 माइनस A1, या अब आगे अगर करें तो देखिए, अगर हम इन दोनों घटाएं A3 माइनस A2 करें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये अगर D1 इसको कह दें, इसको हो जाएगा D2 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, फिर इसको D3 करेंगे तो हो जाएगा A4 माइनस A3। ठीक है, आगे जितना ही अंतर निकालते जाएंगे, इसको इस सीरीज को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, तो ये चीज़ें बहुत ही कम यूज होने वाली हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली जो मेन हमारा फोकस रहेगा ये इस पर रहेगा कि दो संख्याओं यानी दो पदों का अंतर ही सर्वांतर कहलाता है। ये चीज़ अगर आपके अपने दिमाग में डाल लीजिए तो आई होप सर्वांतर की आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होगी। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं, उसके सर्वांतर क्या होते हैं, अगर ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई है तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 के हल को। ठीक है, जिससे हम लोग को और क्लियर हो जाएगा इनकी कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर उसके बाद और जो आगे के फार्मूले हैं वो हम लोग तय करेंगे
वो हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.2 में। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए जो भी हम प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस है वो जिस फार्मूले पर बेस्ड हैं उस फार्मूले को हम लोग पढ़ते हैं, उस फार्मूले का क्या अप्लाई करते हैं प्रश्नावली पर। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें एक फार्मूला और है, एक फार्मूला ये है कि अगर जैसे कोई पद दिया हो, जैसे हमको ए वाला पद दिया हो, मान लीजिए ए बराबर 4, और आगे की कुछ पद हमको ज्ञात करने हो, मान लीजिए दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है, चौथा ज्ञात करना है। ठीक है, अभी ऐसा भी क्वेश्चंस आएगा तो चीज़ें और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएंगी। तो उसके लिए फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। उसके लिए फार्मूला है, जैसे अगर हम a1 का मान दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, तो इसको कहेंगे a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। अगर a3 तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d। चौथा पद ज्ञात करना है तो इसको कहेंगे a प्लस 3d, एंड पांचवा पद ज्ञात करना है तो कहेंगे a प्लस 4d एंड सो ऑन। ऐसे ही जितना पद ज्ञात करते रहेंगे ये d के साथ नंबरिंग उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, इस फार्मूले का भी यूज होगा। तो अगर यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जब क्वेश्चन किया जाएगा तो उसमें बाकी सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जो जितने भी फार्मूले हैं वो एग्जाम्पल पर ही अच्छे समझ में आते हैं। क्वेश्चन में जब इसको अप्लाई करते हैं तो सभी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 की हल को। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 के हल को। पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनसे हमको समीकरण या जो भी बन रहा है। पहला क्वेश्चन है 5.1 का, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। क्वेश्चंस को देखना है, श्रृंखला बनाना है, और वो श्रृंखला समांतर श्रेणी में है कि नहीं वो चीजें हमको बतानी है पहले प्रश्न में। ठीक है, तो पहले प्रश्न में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, तो 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया है। ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि जो पहले क्या है, किलोमीटर का किराया दिया है। ठीक है, पहले किलोमीटर का जो किराया है पहले किलोमीटर का किराया वो 15 रुपया है, और अतिरिक्त किराया जो बाद में लग रहा है, अतिरिक्त किराया वो 8 रुपया है। तो अब इससे हम लोग श्रृंखला बनाएंगे, और पता करेंगे वो जो श्रृंखला है वो एपी है क्या नहीं है। तो देखिए, पहले किलोमीटर में अगर कोई टैक्सी है वो पहले किलोमीटर में 15 रुपया ले रही है, उसके बाद जब दूसरा किलोमीटर उसने चला तो उसने कितना लिया, 8 रुपया बढ़ा के लिया, तो 15 8 23 हुआ। फिर उसके बाद एक किलोमीटर और चला तो उसने कितना लिया, 23 में 8 और जोड़ दिए, 31 हुआ, 31 रुपया लिया। फिर 1 किलोमीटर चला तो फिर 8 रुपया ऐड हुआ, उसका कितना 39। फिर आगे ऐसे ही ऐड करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा 8 9 17 47। ठीक है, और ऐसे ही ऐड करते जाएंगे तो ये 55 एंड सो ऑन ऐसे आता रहेगा, जितना आगे वो जाता रहेगा उतना आता रहेगा। क्लियर है। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के कुछ श्रृंखला में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे एपी अभी कहेंगे कि नहीं कहेंगे ये चीज चेक करना है। ठीक है, तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हुआ, अभी हमने बताया था कि जो ऐसे श्रृंखलाएं आ जाए तो उस संख्याओं को पद कहा जाता है। पद को हम लोग A1, A2, A3, A4, A5 और A6 एंड सो ऑन जितना आता रहेगा, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे कि ये एपी है या नहीं, समांतर श्रेणी है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हमको क्या निकालना होगा, सर्वांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सर्वांतर। सर्वांतर निकाल लेंगे तो इससे हम कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में एपी है या नहीं है। तो चलिए सर्वांतर निकालने के लिए पहले हम लोग D1 का मान निकालते हैं ना। D1 इज इक्वल टू क्या होता है, D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा,
23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना आएगा? 8 आएगा। इसी प्रकार D2 निकालते हैं, दूसरा समांतर यानी कि आगे वाले जो दो पद हैं उनका अंतर। तो 31 माइनस 23 हो जाएगा यहाँ से, यानी A3 माइनस A2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 वो भी 8 ही आएगा। इसी प्रकार D3 निकालेंगे तो हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा? 39 माइनस 31 कितना आएगा? 8 आएगा। इसी प्रकार B4 निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? A5 माइनस A4 यानी 47 माइनस 39 कितना आएगा? 8 आएगा। एंड D5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? D5 इज इक्वल टू हो जाएगा A6 माइनस A5 यानी 55 माइनस 47 कितना आएगा? 8 आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि जितने भी पद हैं उन दोनों के संख्याओं का जो अंतर आ रहा है वो सभी का कितना आ रहा है? 8 ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D4 बराबर D5। ठीक है, जो सभी समांतर हैं वो बराबर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये श्रृंखला दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी में है, या तो इसे एपी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दी गई श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। बस ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, ऐसे ही चेक किया जाएगा, उसके समांतर को निकालकर चेक किया जा सकता है कि वो जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे देता है मोटिवेशन, ताकि मैं कर सकूँ आपकी हेल्प इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब देखते हैं इसी पहले क्वेश्चन के दूसरे वाले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी बेलन या सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो चलिए इस प्रश्न को भी करते हैं। इस प्रश्न को करने का थोड़ा सा तरीका देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बेलन में कुछ हवा की मात्रा है जो हमें नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं जो इस बेलन में हवा की मात्रा है वो 1 है, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मान लेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा जो है वो क्या है? वो 1 है। हवा निकाल कितना रहा है? कह रहा है कि हर बार 1/4 हवा निकल रहा है। ठीक है, तो पहली बार में कितना हवा निकाला वो निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 1 था पहले, हवा कितना निकला? हवा कितना निकला? 1 का 1/4 यानी 1 में से 1/4 घटा देंगे, कितना आ गया? 3/4। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3/4। अब ये 3/4 हमारे पास हवा बच गया। ध्यान से समझिएगा, ये पहला पद है। ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद ये नहीं है, अभी आगे निकालेंगे। ठीक है, क्लियर? तो कह रहा है कि अब हवा हमारे पास 3/4 बचा। अब हवा जब 3/4 बचा तो फिर उसका 1/4 बाहर निकाल ले रहे हैं, 1/4 बाहर निकाल रहे हैं। तो अब कितना बचा? तो 3/4 बचा था, उसका 1/4 कितना हो जाएगा? 3/16 यानी 3/4 में से 3/16 निकाल लिया जा रहा है। तो लिखेंगे 3/4 माइनस 3/16, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 एलसीएम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4 × 12 माइनस 3 यानी 9/16, 9/16 ये आ गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पद हुआ। ठीक है, फिर इसके प्रकार तीसरा निकालते हैं। तो फिर हवा हमारे पास अब कितना बचा है? 9/16 बचा है। हवा कितना निकालना है? 9/16 का 1/4 निकालना है। तो कितना निकल गया हवा? 9, 16 में से 4, 16 चौका 64 यानी इतना हवा निकल गया। तो अब कितना बचा? हवा कितना निकला? इतना। तो अब हवा उसमें बचा कितना? यानी कि 9/16
माइनस 9 बटा के 64 कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 64 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ से 4 16 चौका 64, 4 9 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27 बटा के 64, 27 बटा के 64। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अब बना लेते हैं इसने का ही श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक है, श्रृंखला क्या बन के तैयार हो जाएगा हमारा, पहले 1 था, उसके बाद हवा निकालने के बाद कितना बचा 3 बटा के 4, उसके बाद कितना बचा 9 बटा के 16, उसके बाद कितना बचा 27 बटा के 64। ये हमारा बन गया श्रृंखला। अब पता करते हैं कि क्या यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हमको क्या मालूम करना होता है, तो पहले इसको हम डिनोट करते हैं A1, A2, A3 एंड A4 से। तो D1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा A2 माइनस A1। आगे सॉल्व करते हैं, A2 की वैल्यू है 3/4 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो है 1। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 यानी माइनस 1/4। D2 की वैल्यू निकालते हैं तो D2 की वैल्यू हो जाएगी A3 माइनस A2 यानी A3 की वैल्यू कितनी है 3/4 और एक सेकेंड A3 की वैल्यू है 9/16, 9 बटा के 16 माइनस A2 की वैल्यू है 3/4। घटा लेंगे तो ये 16 हो जाएगा और यहाँ से 9 माइनस 4 के 16 चढ़ते हैं 12, ये हो जाएगा 3 बटा के माइनस 3 बटा के 16। ठीक है, तो यहीं पर देख लीजिए हमारा जो D1 है वो D2 के बराबर नहीं है, यानी D1 और D2 बराबर है ही नहीं, सर्वांतर दोनों का अलग अलग आया है। इसका साफ साफ यह मतलब है कि ये जो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं नीचे, श्रृंखला समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि सर्वांतर अब निकालेंगे कैसे, उसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आय लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपये, उसके बाद में प्रत्येक खुदाई की जो लागत है वो 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो कह रहा है कि ये जो श्रृंखला बनेगा वो AP बनेगा कि नहीं बनेगा वो चेक करना है। ठीक है, यानी कितना है, पहले कह रहा है कि जो प्रथम मीटर की खुदाई है, थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई कितनी है 150 रुपये, उसके बाद प्रति मीटर खुदाई कितना बढ़ रही है 50 रुपये बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती है हर बार 50 रुपया, हर मीटर में 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो कह रहा है कि ये जो श्रृंखला बन के तैयार होगा वो किस श्रेणी में होगा, मतलब समांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा ये मालूम करना है। तो ध्यान से देखिएगा श्रृंखला कैसे बनेगा हमारा, श्रृंखला बनेगा, पहले तो उसने 150 रुपये लिया 1 मीटर का, उसके बाद जब दूसरा मीटर उसने खोदा तो उसमें से 50 रुपये ऐड कर देंगे, बढ़ जाएगा 50 रुपया उसका, यानी 150 प्लस 50 कितना 200 लेगा दूसरे मीटर का। फिर थर्ड मीटर पे बढ़ेगा तो फिर इसमें 50 रुपये ऐड हो जाएगा यानी 250 हो जाएगा। फिर जब आगे बढ़ेगा 50 रुपये ऐड हो जाएगा तो ये 300 हो जाएगा एंड सो ऑन। जितना वो खुदाई करता जाएगा हर मीटर प्रति मीटर पे उस पर 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे श्रृंखला बन के तैयार हो जाएगा, यानी हमारा A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू निकल के आ गई। अब पता करते हैं कि ये जो श्रृंखला बन के तैयार है वो समांतर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें D1 का मान निकालना होगा, D2 का मान निकालना होगा, D3 का मान निकालना होगा। ठीक है, तो D1 इज इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 200 और A1 की वैल्यू है 150, निकाल देंगे तो आएगा केवल 50। इसी प्रकार D2 की वैल्यू निकालते हैं तो होता है A3 माइनस A2, यानी A3 की जो वैल्यू है वो है 250 और A2 की जो वैल्यू है वो है 200 इज इक्वल टू, अब इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 50। इसी प्रकार D3 की वैल्यू निकालते हैं तो D3 इज इक्वल टू हो जाएगा
A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू है 300 और A3 की वैल्यू है 250, घटा लेंगे तो आएगा 50। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो D1 का वैल्यू है वो ही D2 का भी वैल्यू है और D3 का भी वैसे ही वैल्यू है, यानी जो सभी अंतर आ रहे हैं, जो सभी सर्वांतर आ रहे हैं वो 50 ही आ रहे हैं, तीनों सर्वांतर 50 50 50 ही आ रहे हैं। तो इसका यह मतलब है कि जो श्रृंखला दी हुई है वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः श्रृंखला समांतर श्रेणी में है। आई होप अब आपको चीजें ये सब क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब चलिए इसी में चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी में चौथा क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष पर मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, यानी राशि दी हुई है हमारा कितना, राशि है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, और कह रहा है कि प्रति वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी जो दर है वो प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष 8% जमा करना है। तो चलिए देखते हैं कि जो इससे बनता है हमारा श्रृंखला वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ये भी क्वेश्चन दूसरे की तरह थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन है मजेदार। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा पहला जो हो जाएगा पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि कितना है, 10,000 है। तो दूसरे वर्ष में कितना बढ़ेगा, दूसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि प्रति वर्ष बढ़ रहा है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, जो राशि होती है उसी का ब्याज बढ़ रहा है ना, तो एक तरफ से इसको हम लेंगे मूलधन के रूप में, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, क्योंकि ये हर प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है तो इसके लिए यही सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे ब्याज निकालने के लिए कि प्रति वर्ष ब्याज कितना दे रहा है उसको। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से 800 आ जाएगा, यानी दूसरी वर्ष के लिए राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 तो ये पहले से था प्लस उसमें 800 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,800 दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरे वर्ष की निकाल लेते हैं, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 10,800 फिर मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 1/100, दो जो कैंसिल आउट, यहाँ से करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 864 रुपये और ऐड हो गया किसमें, इस 10,800 में, तो 10,800 में ये 864 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 ये 6 ये 8 8 16 और ये 1, यानी 11,664। ठीक है, ये हमारा थर्ड साल का जो अमाउंट है वो आ गया। अब हम इससे एक श्रृंखला तैयार करते हैं, जो श्रृंखला बनेगी 10,000 10,800 और 11,664 की। तो पता करते हैं कि ये जो श्रृंखला बनके तैयार हुई है वो समांतर है या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये A1 की वैल्यू कर लेते हैं, ये A2 की और ये A3 की, तो हमको निकालना है D1, D1 इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो करते हैं आगे, 10,800 में से 10,000 जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 800, लेकिन जब D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2 हो रहा है, तो A3 की वैल्यू जो है 1,664 है और A2 की जो वैल्यू है वो है 10,800 है, जिसको घटाने पर हमको मिल रहा है कितना, 864, जो कि D1 D2 के बराबर नहीं हो रहा है, दोनों का जो सर्वांतर आ रहा है वो बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, इन दोनों पदों का सर्वांतर
इन दोनों के पदों के सर्वांतर के बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो श्रृंखला बन के तैयार हुई है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि अभी नई नई चीज़ें आपको हाथ लग रही है तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, परंतु अगर आप एक दो बार वीडियो को रिमाइंड करके देखते हैं, चीज़ें ध्यान से समझते हैं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब इसको इरेज करते हैं। चलिए अब इसी प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, यानी दूसरा क्वेश्चन है जिसमें से हमको 4 पद लिखना है, जो श्रृंखलाओं के 4 पद आने वाले हैं वो लिखना है, जिसमें से हमको 2 चीज़ मालूम है। क्या? पहला तो ए की वैल्यू दी है 10 एंड दूसरा डी की वैल्यू दी है 10। अब इससे हमको 4 पद बनाने हैं। तो हमने बताया था ना, पद बनाने के लिए क्या करते हैं, पद बनाने के लिए हम लोग करेंगे A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी, A3 बराबर हो जाएगा अच्छा पहले ऐसे बनाते चलते हैं ना 4 पद। तो पहला पद बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10 इज इक्वल टू 20। दूसरा पद बनाने के लिए A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, इसको क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुणे 10, कितना हो जाएगा 10, 10 गुना के 20 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A की वैल्यू 10 प्लस 3 गुणे D की वैल्यू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 या 30 प्लस 10 40। और A5 बनाना है तो क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A की वैल्यू 10 और D 4D यानी 4 गुणे 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। यानी आने वाले जो इसके बाद 4 पद हैं वो कौन कौन से हैं, यही 10 30 एक सेकेंड 20 30 40 और 50, यही इसके 4 पद हो गए। तो इस क्वेश्चन का इसका फार्मूला भी मैंने लिखवाया था, तो चीज़ें अगर वहाँ पर नहीं समझ में आई तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। इसका यूज यहीं पर होगा कि आने वाले 2 पद 3 पद 4 पद 6 पद आने वाले जो आगे के पद हैं उसको निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है, इसी का सेकेंड क्वेश्चन है, उसको भी देखिए। कह रहा है कि जो अगला है उसमें A की वैल्यू है A इज इक्वल टू -2 एंड D की इज इक्वल टू है 0। अब आने वाले 4 पद क्या होंगे इस श्रृंखला के, तो हो जाएंगे A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A की वैल्यू -2 प्लस D की वैल्यू 0 इज इक्वल टू -2। A3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 2 गुणे 0 यानी ये पूरा 0 हो जाएगा, -2 ही होगा। A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 3D यानी -2 A की वैल्यू एंड प्लस 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा -2, फिर से हो जाएगा। एंड A4 की जो वैल्यू है A5 वो कितना हो जाएगा A प्लस 4D, क्या हो जाएगा यहाँ पे A की वैल्यू 2 एंड 4 की वैल्यू 4 इंटू 0, इसका भी -2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना भी आगे का पद आएगा वो कितना आएगा -2 -2 एंड -2। क्लियर है? अब ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके सामने अगर ऐसे ही 6 7 8 10 पद दे दे तो आराम से आप इसी फार्मूले को बढ़ाते हुए निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी प्रश्नावली की इसी प्रश्न में। तीसरा है इसी में कि A की वैल्यू दी है 4 एंड D की वैल्यू दी है -3। क्लियर है? अब इसमें भी 4 पद ज्ञात करते हैं, तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस D, A की वैल्यू 4 एंड D की वैल्यू -3, कितना हो जाएगा 1। फिर A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है 4 एंड प्लस 2D का मीन्स क्या हो जाएगा 2D यानी 2 गुणे D की वैल्यू -3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4 2 3 6, तो माइनस का 6 बराबर -2। उसी प्रकार A4 निकालते हैं, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो A की वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू जो है वो -3 है। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो
प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, 3 तरीके 9, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5। ठीक, एंड नेक्स्ट A5 निकालते हैं। तो A5 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 प्लस 4 गुणे D की वैल्यू -3, कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 यहाँ के 12, कितना -8। ठीक है, तो आने वाले जो आगे के 4 पद हैं वो कौन कौन से हो गए, 1 -2 -5 -8, यही आने वाले आगे के 4 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में चौथा में दिया हुआ है कि A की वैल्यू -1 एंड D की वैल्यू 1/2। चलिए करते हैं इसको। तो A2 का मान निकालने की क्या करेंगे, A प्लस D, A की वैल्यू कितनी है -1, D की वैल्यू 1/2, गुणा करेंगे, जोड़ लेंगे इसको, 2 1 कम 2, -2 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/2। फिर A3 बराबर A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 2D की मीन्स क्या हो जाएगा 2/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 कट के 0 आ जाएगा। फिर इस प्रकार A4 निकालेंगे तो A4 बराबर क्या होता है A प्लस 3D, तो यहाँ पर A की वैल्यू -1 प्लस 3 गुणे 1/2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस 3/2, सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 -2 प्लस 3, यानी ये जाएगा 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट A5 की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा A प्लस 4D, तो A की वैल्यू -1 प्लस 4D का मीन्स क्या हो जाएगा 4/2, सॉल्व करेंगे -1, 4 से 2 कट गया 2 बार में, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो यहाँ पर +2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 1। यानी जो आने वाली 4 श्रृंखलाएँ हैं वो कौन कौन से हैं, -1/2 एंड 0 एंड 1/2 एंड 1, यही आने वाले 4 पद हैं श्रृंखला के। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी दूसरे क्वेश्चन का एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। इसी में क्वेश्चन है, कह रहा है कि A की जो वैल्यू है वो है -1.25 एंड D की जो वैल्यू है वो है -0.25। देखिए नंबरिंग इधर उधर थोड़ा सा दे सकता है, थोड़ा सा हार्ड कहते हैं तो दे सकता है, पॉइंट में माइनस में कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, बहुत ही छोटा सा है। हमको बार बार उसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है जो कि हमको करना है। यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी ही तो करना है। ठीक है, A प्लस डी ही करना है। A की वैल्यू है -1.25 एंड प्लस D की वैल्यू है 0.25 माइनस में। अब इसी को हमको ऐड करना है तो कर लेते हैं। तो ये -1.25 एंड प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -0.25। अब इसको ऐड करेंगे तो चूंकि ये माइनस में ही आंसर आएगा तो ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1.50। एंड नेक्स्ट A3 की वैल्यू निकालते हैं तो A प्लस 2D, A की वैल्यू -1.25 प्लस और 2D की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुणे माइनस का 0.25। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2.25 में तो कितना हो जाएगा ये 0.5। ठीक है, 0.50 भी कह सकते हैं, घटा लेंगे या जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, माइनस ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.75। क्लियर। A4 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाता है A प्लस 3D हो जाता है। A की जो वैल्यू है वो है माइनस का 1.25 एंड प्लस 3D की जो वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई -0.25। सॉल्व करते हैं। ये -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 25 या 75 यानी 0.75 ये हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल -2.00। इसी प्रकार चौथा पद निकाल लेते हैं। A5 = हो जाएगा A प्लस 4D। A की वैल्यू है -1.25 एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -0.25।
करते हैं। -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 25 का 100 यानी 1.00 आएगा, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2.25। तो जो इसका आगे का AP आएगा यानी श्रृंखला जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे -1.50 एंड -1.75 -2.00 एंड -2.25, ये आगे के 4 पद आ जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रश्नावली के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं है तो प्रथम पद यानी हमारा 1 ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको ऐसे मान लेते हैं ना, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 मान लेते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि ये है कि नहीं है समांतर श्रेणी। तो D1 की वैल्यू निकालते हैं। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है -3.2 एंड A1 की जो वैल्यू है वो है -1.2 ये -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, -2.2 इसका आया। ठीक है, D1 का मान। अब D2 का मान निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू -5.2, फिर माइनस हो जाएगा। A2 की जो वैल्यू है वो है -3.2 -5.2 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक, थोड़ा सा घटाएंगे ना तो 2 से 2 गया 0, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी -2.0 आ जाएगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं। दोनों का तो आ गया, हो सकता है D3 गड़बड़ा आ जाए। चलिए D3 देखते हैं। D3 बार क्या होता है A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू -7.2 एंड A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5.2। तो -7.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। सॉल्व करेंगे तो इसको भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2.0। यानी हमने यहाँ पर देखा कि D1 का जो मान है वो D2 के बराबर और D3 के बराबर है, यानी इसका सार्वअंतर बराबर है। इसका मतलब यह AP है। तो लिखेंगे सार्वअंतर, या सार्वअंतर इसका कितना है वो है माइनस का 2.0। ठीक है, -2.0 या 2 ही कह सकते हैं। लिखेंगे सार्वअंतर बराबर है, सार्वअंतर बराबर है या समान है, अतः यह AP है। और जब AP है तो हमको आगे के 3 पद भी ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं आगे के 3 पद। अब इसको मैं इरेज करूंगा और आगे के 3 पद ज्ञात करूंगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए, मतलब सब समांतर श्रेणी में दिया हुआ है
कह रहे कि प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, यानी हमको ए की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू निकालनी है प्रत्येक क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। तो ए की वैल्यू हमको मालूम नहीं होता कि प्रथम पद क्या होता है, वो 3 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे प्रथम पद ए। अब डी की वैल्यू सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे सार्वंतर या सार्व अंतर कितना हो जाएगा। सार्वंतर के लिए द्वितीय पद में से पहले पद को घटा लेते हैं, यानी 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ये हो गया सार्वंतर। क्लियर, ये सार्वंतर हो गया। नेक्स्ट इसी प्रकार इसमें करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ये बहुत ही सिंपल है। प्रथम पद क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में से पहला पद घटा लेंगे, यानी -1 में से -5 को घटा लेंगे, तो माइनस 5 कितना हो जाएगा, -1 + 5 = 4। क्लियर। इसी प्रकार इसमें तीसरे में आते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, 1/3, एंड सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, सार्वंतर हो जाएगा द्वितीय पद में से, इसमें से इसको हटा लेंगे पहला पद, 5/3 - 1/3 कितना हो जाएगा, हटा लेंगे तो आ जाएगा 4/3, इसका सार्वंतर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद 0.6, एंड सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका, सार्वंतर हो जाएगा 1.7 में से 0.6 को हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। क्लियर, क्लियर, बस यही था इस क्वेश्चन में, बस यही था। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसी प्रश्न में चौथा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद भी लिखिए। तो पहले जो भी हमारा श्रृंखला दिया हुआ है पता करेंगे कि कौन एपी है कौन नहीं है। अगर एपी हुआ तो आगे सॉल्व करेंगे, एपी नहीं हुआ तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है A2486। तो पहले हम इसको पता करते हैं कि यह एपी है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए जितनी भी संख्याएं दी हों सबका सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर के लिए क्या करते हैं, हम D1 की इसको मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं ये A1 की वैल्यू, ये A2 की वैल्यू, ये A3 की वैल्यू, ये A4 की वैल्यू। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। तो D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 यानी 4 - 2 इज इक्वल टू 2। फिर D2 निकालते हैं
तो होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 का मान 8 और A2 का मान 4, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहीं पर अगर हमने दो ही अंतर निकाला, उसमें हमको D1 नॉट इक्वल टू D2 मिल गया, यानी दोनों का सार्वंतर जो है वो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि यह AP नहीं है, यह श्रृंखला AP नहीं है, तो लिखेंगे यह AP नहीं है। बस यही चेक करना था हमको। ऐसे नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, फिर यहाँ से D1 का मान निकालेंगे, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2, घटा लेंगे तो 2 दूना के 4 यानी 1/2 आ जाएगा। फिर D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 है माइनस A2 की वैल्यू 5/2, कर लेंगे 2 तियाँ 6, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1/2 आएगा। फिर ऐसे ही फिर आगे भी कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और करेंगे तो क्या हो जाएगा D3 बराबर क्या हो जाता है A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 7/2 और माइनस A3 की वैल्यू है 3, कर लेंगे तो 7 दूतियाँ के 6 और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1/2, यानी यहाँ पर हमको मिला D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी D1 D2 D3 मिल गया, यानी तीनों बराबर हैं, सार्वंतर इसका बराबर है, इसका मतलब यह AP है, यह AP है, यह AP है। जब AP है तो सार्वंतर कितना मिला, इसका सार्व अंतर कितना मिला, वो मिला 1/2 मिला। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे का इसका 3 पद ज्ञात करते हैं। तो आगे का 3 पद ज्ञात करने के लिए देखिए, पहला पद तो ये हमारा 2 दिया हुआ है और सार्वंतर हमको मिल गया 1/2, तो अब अगला पद करने के लिए क्या करेंगे, ये हमको A4 दिया हुआ है, A5 से ज्ञात करते हैं, तो A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर होगा A प्लस 6D, A5 बराबर A प्लस 6D। हम A5 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि A4 तक हमको मालूम है। तो आगे का A प्लस A की वैल्यू कितनी दी हुई है 2, प्लस 6D की वैल्यू दी है 1/2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो कितना आ गया 2 प्लस 3 कम 3 5 आ गया। फिर A6 निकालते हैं, तो A6 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 7D, A की वैल्यू 2 प्लस 7D यानी 7 गुणे D की वैल्यू 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 प्लस 7/2, 2 दूना के 4, 4 7 11/2। नेक्स्ट A7 निकालते हैं, तो A प्लस 8D हो जाएगा, 2 प्लस 8 गुणे D की वैल्यू 1/2, 2 से 8 कर देंगे 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 2 4 कम 4 तो 6, इसकी अगली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी जो इसके आगे का 3 पद है, तो लिखेंगे आगे के 3 पद कौन कौन से हैं, 5 है, 11/2 है एंड 6 है, तथा सार्वंतर कितना है 1/2 है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ठीक है, अभी इसको इरेज कर लेते हैं, हो सकता है ये भी AP हो जाए तो फिर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अभी इसको इरेज करते हैं और थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 3 पद निकालने हैं, तो हमको A5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D होता है, तो A की वैल्यू -1.2 एंड प्लस 4D का मतलब 4 गुणे D की वैल्यू कितनी आई है -2 आई है, ये जो हमने निकाल के रखा है वो D की वैल्यू है, सर्वांतर को D से ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से -1.2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 गुना के 8 कितना हो जाएगा -9.2। इसी प्रकार A6 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A प्लस 5D, A की वैल्यू -1.2 एंड प्लस 5 गुणे D की वैल्यू -2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 गुना के 10 ऐड करेंगे तो -11.2, ये आगे का पद हो जाएगा। ठीक है, पद को ऐसे आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट A7 निकालना है, तो A प्लस 6D हो जाएगा, तो A की वैल्यू -1.2 एंड प्लस
6 गुणे डी की वैल्यू -2.0 या 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर -1.2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 दूना के 12 ऐड करेंगे तो -13.2। ठीक है, तो आगे के ये 3 पद रहे कौन कौन से, -9.2, -11.2 एंड -13.2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन छोटा है तो इस पर ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे समझने के लिए। इसी का चौथा क्वेश्चन है -10, -6, -2 एंड 2 एंड सो ऑन। पता करते हैं कि ये AP है कि नहीं है। तो ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3 हुआ, ये A4 हुआ। तो D1 की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -6, A1 की वैल्यू -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार D2 की वैल्यू निकालते हैं तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। इसको सॉल्व करते हैं तो A3 की वैल्यू -2, फिर माइनस, फिर A3 की वैल्यू है ना, A3 की वैल्यू -2, फिर माइनस A2 की वैल्यू -6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। फिर इसके बाद D3 निकालते हैं तो जो D3 हो जाएगा कितना हो जाएगा, A4 माइनस, ये D3 है, A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 की वैल्यू 2, फिर माइनस, फिर A3 की वैल्यू -2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसका जो सर्वांतर है वो बराबर आ रहा है। तो लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी लिखेंगे इसका जो सार्व अंतर है वो कितना है, वो 4 है। यानी D की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई, 4 निकल के आ गई। अब जबकि क्योंकि ये जो है सार्वंतर बराबर है तो कहेंगे कि ये AP है, कहेंगे क्योंकि सार्वंतर निकल के आगे है बराबर, इसलिए हम लोग कहेंगे यह AP है। अब जब AP है तो इसके आगे वाले पद भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यानी हमको A5 ज्ञात करना है। A5 बराबर होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू -10 प्लस 4D की वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, 4, कितना हो जाएगा, -10 प्लस 4 × 16 इज इक्वल टू 6। इसी प्रकार A6 निकालते हैं तो A प्लस 5D, A की वैल्यू -10 प्लस 5 × D की वैल्यू 4, कितना हो जाएगा, -10 प्लस 5 × 20 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ठीक है, फिर A7 निकालने हैं तो A प्लस 6D, तो A की वैल्यू -10 प्लस 6 × D की वैल्यू 4, कितना हो जाएगा, -10 प्लस 6 × 24, तो घटाएंगे तो प्लस 14 आ जाएगा। ठीक है, आने वाले आगे के जो 3 पद हैं वो हैं 6, 10 और 14। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 3 प्लस √2 एंड 3 प्लस 2√2 एंड 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी A की वैल्यू A1, A2, A3 एंड A4। चलिए पता करते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो D1 की वैल्यू निकालने हैं तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 3 प्लस √2 और A1 की वैल्यू है -3। घटा देंगे तो प्लस से माइनस कैंसिल, बचेगा केवल √2। ये D1 का मान आ गया। D2 का मान निकालते हैं तो होता है A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू ये है 3 प्लस 2√2 और माइनस हो जाएगा A2 की वैल्यू 3 प्लस √2। ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ घट रहा है इसमें से, 3 प्लस √2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा बच जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड घटाना है, एक सेकेंड, ये 3 है। ठीक है, माइनस करना है, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। 3 प्लस 2√2 माइनस, यहाँ से अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस √2 -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, 2√2 में से एक √2 घटा देंगे तो क्या बचेगा,
जब 2√2 में से एक √2 घटा देंगे तो √2 बचेगा, ठीक है। यानी D2 का जो मान आया वो √2 आया। अब देखते हैं D3 की वैल्यू क्या आती है। तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, ठीक है। A4 की वैल्यू क्या है, 3 + 3√2 एंड माइनस A3 की वैल्यू है 3 + 2√2। करते हैं इसको, तो 3 + 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब 3√2 में से 2√2 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। ये D3 की वैल्यू आ गई। यानी इसका जो सार्वंतर है वो बराबर आ रहा है, इसका जो सार्वंतर है वो बराबर है, सार्वंतर बराबर है। अतः ये जो है AP है। तो इसका जो D की वैल्यू कितना आ गई, √2। D की वैल्यू कितना आ गई, √2। अब आगे की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आगे की वैल्यू के लिए करेंगे, जैसे हमको निकालना है, अब A4 तक तो था तो A5 हम निकालेंगे ना। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 4D। A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 3, तो 3 + 4 गुणे D की वैल्यू √2, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4√2। ये पांचवा पद। छठा पद निकालने के लिए A6 बराबर हो जाएगा A + 5D। A की वैल्यू 3 + 5 गुणे √2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 5√2। ये छठा पद। और A7 निकालने के लिए A + 6D बराबर 3 + 6√2, कितना हो जाएगा, 3 + 6√2। ये सातवां पद, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस दे दिए हैं जो कि इजी ही हैं, ठीक है। ये है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पता करते हैं कि ये सारा AP है या नहीं है, ठीक है। तो D1 का मान निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 0.22 माइनस 0.2, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2, माइनस करेंगे, इसमें से 0.2 माइनस कर देंगे तो बचेगा 0, 2 एंड 0 माइनस में, ठीक है। फिर उसके बाद D2 की वैल्यू निकालते हैं, तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 0.222 माइनस 0.22, ठीक है। इसमें से घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.222 एंड माइनस 0, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, क्लियर है। कितना वापस आएगा 0.22, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 0 0 एंड 0, ठीक है। तो अब इसका देखिए, अब जो D1 का जो मान है वो आया है 0.02 एंड D2 का जो मान है वो आया है 0.002। तो जो D1 का मान है वो D2 के इक्वल है ही नहीं, यानी सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। अतः ये जो है AP नहीं है, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोग सॉल्व करिएगा, सार्वंतर निकालिएगा, अगर क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और सब इजी ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो ला दूंगा। लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे, मुझे आप लोगों को विश्वास है। तो चलिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी भी हो जा रही है और क्वेश्चंस भी काफ़ी सरल हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोगों को एज अ होमवर्क रहेगा। होमवर्क सभी बच्चों को इम्पॉर्टेंट है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ सभी बच्चों को। इसमें अभी कितने बचे हैं, अभी इसमें 9 क्वेश्चंस बचे हैं। 9 क्वेश्चंस आप लोगों को करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपने क्वेश्चन किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। आपको अगर एक वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।